जब मैं काशीपुर पहुंच रहा था, ठीक काशीपुर में प्रवेश करते समय ही जब मैं गाड़ी में था, उस समय मेरे फोन पर एक कॉल आती है 9871933657 नंबर से। और स्वाभाविक रूप से फोन मैंने उठाया, तो फोन उठाते ही उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन बोल रहे हैं। मैंने कहा शिव अरोड़ा बोल रहा हूँ, विधायक रुद्रपुर बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी मैं सीधा, उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं जयलाल शाह बोल रहा हूँ। तो स्वाभाविक रूप से मेरे दिमाग में एक स्ट्राइक किया, जयलाल शाह नाम के किसी व्यक्ति से मैं तो परिचित नहीं हूं। तो मैंने पूछा कौन जयलाल शाह जी? तो उसने अपना परिचय सीधा मुझे बताया कि मैं गृह मंत्री अमित शाह जी का बेटा हूं। मेरे लिए बड़ा आश्चर्य था कि आदरणीय अमित शाह जी के सुपुत्र जयलाल शाह जी मुझे फोन कर रहे हैं। मुझे कुछ सेकंड या मिनट ही लगे होंगे इस बात को समझने में कि ये कॉल स्वाभाविक रूप से कोई ना कोई बहुत बड़ा फ्रॉड या मैनिपुलेशन है। सहजता से मैंने कोई बहुत चर्चा नहीं की, लेकिन मैंने उनसे बात, जब उन्होंने ही अपनी तरफ से लगातार लगभग 14 मिनट उस व्यक्ति ने मुझसे बात की। 14 मिनट में अधिकांश समय वो व्यक्ति ही मुझसे बात करता था, अपना परिचय देना कि मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं अभी लंदन से अडानी जी की शादी से आ रहा हूं और पापा बहुत बिजी है। मैंने बयान बुझ के पूछा पापा यानी? फिर उसने कहा अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह। तो मैंने कहा बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? तो फिर वो विषय पे ना आके फिर अनावश्यक इधर की बातें कि अब जो है उत्तराखंड को मैं देख रहा हूं, पापा ने मेरे जिम्मे लगा दिया है और अब सारे विषय चल रहे हैं। और इस तरीके से राजनीतिक चर्चा करने उसने आरंभ की कि आपके यहाँ उत्तराखंड में मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल का विषय है, मंत्रिमंडल के विषय को चर्चा चल रही है। तो मैंने कहा मुझसे चर्चा करने की आपको क्या आवश्यकता? ये मेरा विषय तो कोई है नहीं। नहीं, आपका नाम है इसमें, आपके नाम पे चर्चा है। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी उसने नाम लिया कि जेपी नड्डा जी से भी बात हुई है मेरी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से चर्चा करने के बाद पापा ने मुझे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करके इन सब विषयों को फाइनल करने के लिए कहा। तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य था, लेकिन सहज रूप से चूंकि उन्होंने देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का नाम लिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का नाम लिया, तो स्वाभाविक रूप से लिए मेरे लिए संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते और विधायक होने के नाते यह अति आवश्यक था कि मैं उस चर्चा को समझूं और उसके पीछे की मंशा को समझूं। तो मैंने कोई चर्चा अपनी तरफ से नहीं की, लेकिन मैंने उनसे बार बार ये कहने के मेरे लिए आदेश क्या, मुझे क्यों फोन कर रहे हैं, मेरे लिए क्या आदेश है। लेकिन उस विषय पे आने में वो काफी देर तक अपनी भूमिका बनाते रहे कि उनका नाम मंत्रिमंडल में है, कोई और विधायकों का नाम लेते रहे और हम मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है और इस तरीके से आपका नाम है। मैं सहज रूप से सुनता रहा, सुन गया। हर 2-4 मिनट बाद मैं यही कहता था कि आदरणीय शाह जी आप बताएं, आपने अच्छा किया मुझे फोन किया, मेरे लिए आदेश क्या? मैं चाह रहा था कि वो खुल के विषय पर आए ताकि मुझे मंशा स्पष्ट हो, क्योंकि आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम आने के बाद ये विषय बहुत ही गंभीर हो चुका था। और गंभीर अमित शाह जी के पुत्र जयलाल शाह बनकर इस प्रकार से एक विधायक को फोन करना एक छोटा विषय नहीं था। उस विषय की गंभीरता मुझे क्षण भर में समझ में आ चुकी थी कि विषय बहुत गंभीर, बहुत दूर तक का हो सकता है। इसमें बहुत बड़े षड्यंत्र, बहुत बड़ी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग किसी भी मंशा से, वो मंशा कुछ भी हो सकती है, फिरौती मांगना हो सकती है, वो मंशा आदरणीय अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को बदनाम करना हो सकती है, वो मंशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को बदनाम करना हो सकती है, वह मंशा मुझे और मेरे ऊपर किसी प्रकार के आरोप लगाने की हो सकती है। तो उस पूरी वार्ता में मैंने पूरी सावधानी बरती, क्योंकि मैं समझ चुका था कि वो कहीं से भी कहीं उसकी प्रामाणिकता नहीं है चर्चा में, बातचीत में। लेकिन निश्चित रूप से जो व्यक्ति बात कर रहा था उसने होमवर्क कर रखा था, वो तथ्यों पर बात कर रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कोई नाम नहीं पता, कोई राजनीतिक घटनाक्रम नहीं पता, नैनीताल उधमसिंह नगर लोकसभा में कौन कौन से विधायक है, कौन कौन से दावेदार है, नैनीताल जिले का समीकरण क्या है, उधमसिंह नगर जिले का समीकरण क्या है,
इन सब विषयों पर उसने राजनीतिक रूप से एक वातावरण बनाने की पूरी कोशिश की। स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि उसकी बातचीत इस तरीके की थी कि अगर जितनी जागरूकता से मैं बात कर रहा था, अगर उतनी जागरूकता से मैं बात ना करता तो उसमें व्यक्ति ट्रैप भी हो सकता था। उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फंसने की, जाल में फंसा लेने की पूरी संभावना, क्योंकि उसकी बातों में कहीं पर भी इस तरीके की बातों में कि बहुत अनपढ़ आदमी, कोई बहुत गंवार आदमी बात कर रहा हो, राजनीतिक पृष्ठभूमि जिसे ना पता हो बात कर रहा हो। उत्तराखंड का पूरा मंत्रिमंडल उसे पता था, उत्तराखंड के मंत्रिमंडल के विभाग भी उसे पता थे, उसे नैनीताल उधमसिंह लोकसभा का सारे समीकरण पता थे, कौन वरिष्ठ विधायक है, कौन जूनियर विधायक है, कौन नया विधायक है, कौन युवा है। इन सब पे भी उसने प्रकाश डाला मेरे सामने अपने प्रभाव में लेने के लिए। तो स्वाभाविक रूप से मैं कह सकता हूं कि जो भी व्यक्ति मुझसे बात कर रहा था वो पूरे होमवर्क के साथ कर रहा था, पूरी तैयारी के साथ कर रहा था, राजनीतिक रूप से पूरे उसने एक ऐसा वातावरण बना रखा था कि कोई भी सामान्य व्यक्ति उसकी बातचीत के जाल में आके कहीं ना कहीं उसमें ट्रैप हो सकता था। लेकिन पूरी बातचीत में मैंने सावधानी रखी। मैंने अपनी तरफ से कोई विषय, कोई उत्सुकता, कोई किसी तरीके की इनिशिएटिव या मेरा इस तरीके की रुचि है कोई, इस तरीके की पूरी चर्चा में मैंने किसी प्रकार की बात नहीं की। लेकिन सहजता से बात के क्रम चलता रहे जिससे कि मैं समझने की एक स्थिति में आ सकूं कि इसके पीछे किस तरीके का षड्यंत्र है। तो उतनी इस कारण से 13-14 मिनट की उनसे बात हुई। बाद में सीधा बात पे आया कि आपको मंत्री पद के लिए हम चाहते हैं कि आप मंत्री पद में आए, आप युवा हैं, हमारे जो समीकरण है उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, नाम और बहुत है, लेकिन मेरी आदरणीय नड्डा जी से चर्चा हुई है। और मैंने कहा भी, एक बार मैंने कहा कि ऐसा है कि आप आदरणीय गृह मंत्री जी से या नड्डा जी से मेरी बात करा दीजिए। तो तुरंत उस पर पलट सा गया कि वो तो बहुत व्यस्त है, वो तो बैठकों में बहुत व्यस्त है और इस कारण से उनसे बात तो नहीं हो सकती। लेकिन मैं नड्डा जी के बेटे से आपकी बात करा दूंगा और उनसे मैं बात कराने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बात करा दूं। और हम अगले 2 दिन के अंदर अंदर इसको हम फाइनल करने वाले हैं। आप कल दिल्ली आ जाओ। दिल्ली आने के बाद उसने फिर, जब मैंने बार बार एक ही बात पूछी कि मुझे ज्यादा इन सब विषयों में नहीं है, मेरे लिए तो क्या आदेश है आप बताएं मुझे, फिर उसने 3 करोड़ रुपए की मुझसे मांग कि आप 3 करोड़ रुपए लेके कल दिल्ली आ जाए। मैंने कहा किसको देने हैं? बोले हम उसका आपको एक नंबर देंगे, एक व्यक्ति मिलेगा और वो व्यक्ति को हम आपको नंबर दे देंगे, आपसे वो बात करेगा, आप उसे दे देना। इस प्रकार से उसने बात करने का प्रयास किया। फोन कब आया था आपके पास? ये 13 तारीख को लगभग 3:15 साढ़े 3 बजे के बीच की बात होगी, जब मैं बिल्कुल उस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की कथा के बिल्कुल गेट के पास था। तो गेट के पास रोक के मैंने गाड़ी में सारी बातचीत की। स्वाभाविक रूप से ये एक बड़ा सनसनीखेज विषय था, एक जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा भी विषय मुझे लग रहा था, इतने बड़े हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बदनाम करने का विषय लग सकता था। तो मुझे लग रहा था कि विपक्षियों की कोई इसमें बहुत बड़ी चाल भी हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बदनाम करने की, या मेरे विरुद्ध कोई हमारे दुश्मनों की चाल हो सकती है कि इस तरीके से टेलीफोन पे कोई ऐसा ट्रैप कर ले, ऐसी कोई रिकॉर्डिंग आ जाए विधायक जी की, जिससे विधायक जी के आने वाले समय में राजनीतिक कैरियर को लेके वो किसी प्रकार का उसका दुरुपयोग हो सके राजनीतिक कैरियर पे। क्योंकि स्वाभाविक रूप से अगर मैं सावधानी ना रखता और मुझे ये ना होता तो अगर मैं उस पर ट्रैप होता तो मैं कई प्रकार के विषय कर सकता था। कोई व्यक्ति अगर कमजोर होगा तो वो कई प्रकार के विषय आगे चर्चा उत्साह में कर जाएगा। तो मुझे चूंकि था तो मैंने कोई चर्चा की नहीं, लेकिन मैं समझ गया था कि इसमें से कोई भी मंशा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को बदनाम करने की भी हो सकती है, हमारे पार्टी के विरोधियों की हो सकती है, देश विरोधियों की हो सकती है, मेरे राजनीतिक भविष्य को मेरे दुश्मनों की हो सकती है, एक षड्यंत्र के नाते। इस कारण से इस गंभीरता को समझते हुए वो सारा विषय जब मुझे लग गया कि उससे अधिक तथ्य को जानने के लिए उससे नहीं बचे, तो मैंने उससे बात में अंत में कहते हुए कि मैं कार्यक्रम में पहुंच गया हूं इस विषय में, रात में फिर मैं आपसे रात में बात करते। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मेरा ये था कि जब मैं पुलिस को ये बताऊंगा कि मैं रात की ऐसा विषय आया, अगर पुलिस को इसका कोई लाभ होगा,
मेरी बातचीत करने का, उस समय उसे ट्रेस करने का, तो एक अवसर मैंने छोड़ा, ये अंत में कहते हुए कि मैं रात को आपसे बात कर लूंगा। और रात में बात करते हैं, अभी तो मैं बहुत व्यस्त हूं कार्यक्रम में, और उस चर्चा को मैंने वहां समाप्त किया। और समाप्त करने के बाद चूंकि विषय की गंभीरता बहुत बड़ी थी, एक राष्ट्रीय हमारे नेतृत्व का नाम लेना, उनके नाम पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का नाम, एक विधायक से पैसे मांगना, तो इस गंभीरता को देखते हुए मैंने बिना किसी विलंब के, जैसे मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का जो रामलला मैदान के काशीपुर के कार्यक्रम में पहुंचा, वो कार्यक्रम तुरंत आरंभ हो चुका था, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां आ चुके थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का उस कथा में रहने के बाद जैसे ही हम लोग वहां से निकले, तो मैंने तुरंत ही यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को इस सारे घटनाक्रम की तुरंत जानकारी दी। मैंने उन्हें बड़ा स्पष्ट बताया कि इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि इस घटनाक्रम की जो गंभीरता है वो मेरे जैसा विधायक तुरंत समझ गया था। ये कोई हल्का घटनाक्रम नहीं, कोई मजाक नहीं है, कोई प्रैंक नहीं है किसी का, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को तुरंत, मेरे ख्याल से इस फोन आने के 40 से 45 मिनट के बाद, जब पहली बार मेरा उनसे एकांत में संवाद होने का मौका मिला, तो मैंने उन्हें दी। उन्होंने वहीं पर ही यहाँ के पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया हेलीपैड पे कि इसकी तुरंत जांच आरंभ की जाए। और उसके बाद तुरंत मैंने उसका फोन नंबर वगैरह यहाँ के पुलिस अधिकारी जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं उन्हें दिया। मुझे लगता है कि मेरे फोन आने के 2 घंटे के अंदर अंदर मैंने पुलिस को ओवरऑल जानकारी जो होती है, पहली जानकारी, वो पुलिस को मैंने दे दी। और पुलिस ने भी जहां तक मेरी जानकारी में बड़ी तत्परता से उस पर कार्रवाई करना, जो भी विषय करना, उस पर किए हैं। और उस पर करने के बाद उस रात को भी फिर लगातार उस व्यक्ति के फोन आए। मैं एक वैवाहिक कार्यक्रम में था, तो लगभग 9:30 बजे के आसपास उस व्यक्ति का फिर एक फोन आया। जब उसके 3-4 मिस कॉल आए, तो खाली या तो गलती से मुझे ध्यान नहीं दे पाया, कोई नंबर तो सेव था नहीं, तो एक बार उठ गया। तो जैसे ही उठ गया तो उन्होंने कहा, मैं जयलाल साहब बोल रहा हूं। अब मैं तब तक माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वार्ता करके जानकारी ले चुका था कि क्या मुझे उनसे बात करने की आवश्यकता, करने उस अपराधी को पकड़ने में कोई लाभ है तो मैं बात करूं, नहीं तो अनावश्यक रूप से मैं इस बात को ना करूं। तो मुझे आया कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कि नंबर आ चुका है, डिटेल आप दे चुके हो, तो उसके आगे, तो इसलिए मैंने तुरंत, मेरे ख्याल से 6 सेकंड भी नहीं लगे होंगे उससे, मैंने स्पष्ट कहा मैं भी कार्यक्रम में हूं, बाद में बात करूंगा। लेकिन उस व्यक्ति ने उसके बाद 11 बजे तक लगभग 7 से 8 बार मुझे कॉल की। विधायक जी, आपके साथ साथ उत्तराखंड में कुछ और भी विधायक है जिनको फोन किया गया और ऐसा मामला? हाँ, निश्चित रूप से मेरी जानकारी में आया है कि रानीपुर के जो हमारे विधायक है आदरणीय आदेश चौहान जी, उनका है, उनकी भी कंप्लेंट दर्ज हुई है। और ऐसा जानकारी में आ रहा है कि और भी कई विधायकों को, जिनकी कंप्लेंट तो मुझे जानकारी में नहीं है, लेकिन और भी कई विधायकों को, कुछ मंत्रियों को उसी नंबर से जयलाल साहब बन के कॉल आई है, ऐसा मेरे पास सामान्य इनपुट आ रहा है। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। पुलिस को इसमें पूरी गंभीरता से जांच करनी चाहिए। और जो वहां पर चेहरे नजर आ रहे हैं, केवल वही चेहरे होंगे, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है। जैसा कि आप कह रहे हैं, हाँ, क्योंकि मैंने जो क्या लग रहा है आपको, किसका समय हो सकता है? अब ये तो पुलिस अपनी जांच में बताएगा, लेकिन मुझे 3 चीजों की संभावना लगती है कि हमारे विपक्षी दल या देश विरोधी ताकतें, वो गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को बदनाम करने के लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को बदनाम करने के लिए, वो एक कारण हो सकता है, वो एक षड्यंत्र हो सकता है। या राजनीतिक मंशा के नाते हम जैसे 1-2 विधायकों जो है, उनके भविष्य के लिए भी उनको हम किस तरह ट्रैप कर लें, आर्थिक कोई लेन देन की बातचीत में उन्हें ट्रैप कर ले, कुछ ऐसे विषय में ट्रैप कर ले जिससे कि उनके लिए सफाई देना मुश्किल हो जाए। तो चूंकि मेरी तो बड़ी पारदर्शी थी, और उसमें चूंकि मेरे फोन पे रिकॉर्डिंग नहीं होती, मेरे फोन पे रिकॉर्डिंग नहीं है, तो तुरंत ही जब 1 से 1.5 मिनट मुझे लगा, तो मैंने, जो मेरा सहयोगी मेरे साथ बैठा था, मैंने म्यूट करके उससे कहा, भी तुम अपनी जो रिकॉर्डिंग, अगर तुम्हारे फोन में फैसिलिटी है, रिकॉर्डर होता तो उस रिकॉर्डर को ऑन कर लो। तो मैंने स्पीकर पे ऑन करके, और फिर वो रिकॉर्डर जो होता है उससे रिकॉर्ड, उन्होंने कॉल की, तो उस कॉल में पूरी स्पष्टता थी कि स्वाभाविक रूप से कि अगर कहीं ना कहीं किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को
राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाने के लिए एक बहुत बड़ी चाल भी हो सकती है। कुमाऊं मंडल से केवल आपका ही नाम है, गढ़वाल से रानीपुर के हो गए, तो कुमाऊं मंडल में इतने विधायक हैं, कुछ नए विधायक बने हैं, पुराने हैं। हर विधायक चाहता है कि उसको एक प्रोफाइल मिले, एक मंत्री पद मिले, वो हर आदमी चाहता है कि आगे बढ़े। तो वो कुमाऊं मंडल से केवल शिव अरोड़ा ही क्यों? ये तो जांच का विषय है, मैं इसे तो पुलिस ही ज्यादा अच्छा बता सकती है, लेकिन अभी तक जानकारी में आदरणीय आदेश चौहान जी का मेरा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संभावना ये कि और भी कुछ विधायकों को शायद फोन आए हो और उन विधायकों के द्वारा अभी इस प्रोफाइल में ये बात ना रखी गई हो, क्योंकि मुझे नहीं जानकारी, लेकिन ऐसा मुझे थोड़ा सा इनपुट आ रहा कि कुछ और लोगों को भी उनके द्वारा फोन किए गए। 13 तारीख को फोन आया आपके पास, 17 तारीख को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कहीं 5 दिन आपको भी ऐसा लगा कि सही में फोन आया, आप इंतजार कर रहे हो? मैंने आपको बताया कि मैंने आज 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को ये विषय बता दिया था, और मेरे ख्याल से 1-1.25 घंटे के बाद जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ और आदरणीय मुख्यमंत्री जी काशीपुर से हल्द्वानी के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने मेरे सामने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देशित कर दिया था। इससे 2 विषय पता लगते हैं। पहली चीज कि सामान्यतः मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक समझ का व्यक्ति होगा वो जानता है कि आदरणीय जयलाल शाह व्यस्ततम लोगों में आईसीसी के चेयरमैन हैं, बीसीसीआई के सचिव रहे हैं, इतने व्यस्ततम उद्योगपति हैं, आदरणीय अमित शाह जी के सुपुत्र हैं, उन्हें इतना समय नहीं होगा कि किसी विधायक को फोन करे। कॉमन सेंस है। विधानसभा की बात करें तो ऑडियो बम कई फूटे और टिकट कटने या टिकट मिलने में भी ऑडियो बम की काफी भूमिका रही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 100 सवाल की गुहारी करने की कोशिश की गई और ऑडियो का मैंने स्पष्ट रूप से कहा, इस बात की पूरी संभावना है कि मेरे राजनीतिक भविष्य को भी देखते हुए इस तरीके का एक षड्यंत्र राजनीतिक विरोधियों के द्वारा करने का प्रयास किया गया हो कि इस माध्यम से और इस तरीके से, जिसे कहते हैं कि कोई चर्चा वार्ता में कोई हल्की बात आ जाए, कोई ऐसा विषय आ जाए जिससे कि विधायक के लिए एक गरिमामय ना हो, भ्रष्टाचार में कुछ संलिप्तता की बात हो जाए, तो इस प्रकार का प्रयास भी मुझे लगता है कि इस षड्यंत्र की भी संभावना है। लेकिन ये जितने भी षड्यंत्र है, मैं पुलिस से निवेदन करूंगा कि विषय चूंकि राष्ट्रीय स्तर का है और एक विधायक के साथ हुआ है, तो इसकी गंभीरता को देखते हुए पुलिस पूरी तरीके से जांच करे, जो इसमें इन्वॉल्व है प्रत्यक्ष रूप से वो भी, और अप्रत्यक्ष रूप से जो षड्यंत्रकारी हैं वहां तक भी पुलिस पहुंचे और उन्हें कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से ये अपने आप में बहुत बड़ा षड्यंत्र। जिस प्रकार से आपकी इमेज मिस्टर क्लीन की मानी जाती है, और चाहे पढ़ाई लिखाई की बात हो, चाहे परफॉर्मेंस की बात हो, संगठन की बात हो, जबकि पूर्व विधायक की इमेज के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी लेवल पे लाने के लिए आपके लिए खिलाफ ये षड्यंत्र रचा गया हो? देखिए, इसमें राजनीतिक रूप से षड्यंत्र किनके हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस को इसकी पूरी जांच करनी चाहिए, मेरी मांग। साइबर ठगी के और फेक कॉल के मामले लगातार पूरे देश में आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, हफ्तों का बड़ा चेहरा है तो मामला सामने आ गया, लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन उनको अंकुश नहीं लग पा रहा है। इसकी क्या वजह है? हाईटेक होने के बावजूद भी 5 दिन हो गए, क्या लगता है पुलिस किस तरीके से 5 दिन में आपने क्या इससे इनपुट क्या है आपके पास? मेरी जानकारी में आया, पुलिस ने जिस नंबर से कॉल आ रही थी उस नंबर को ट्रेस कर लिया, पुलिस जिसके नाम के नंबर था उसे भी ट्रेस कर लिया, और जिसके नाम पर वो फोन है शायद पुलिस ने उसे उठा भी लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। इससे आगे की जानकारी, उसके आगे की जानकारी पुलिस विभाग ही दे पाएगा। उसके आगे की जानकारी पुलिस विभाग ही दे पाएगा। नहीं, बाहर का, वो दिल्ली एनसीआर का अभी तक एक व्यक्ति आया, लेकिन जानकारी में ऐसी आई है आरंभिक कि उसके साथ और भी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई हैं और लोगों के नाम भी वो खुद ले रहा है, लेकिन पुलिस अभी उसे पूरी जांच कर रही है। क्योंकि पुलिस जांच कर रही है और विषय बहुत ही गंभीर है, राष्ट्रीय स्तर का है, इसलिए इस विषय पर पुलिस ही अच्छी जानकारी दे। माना जाए कि साइबर ठगी है, कोई राजनीतिक इसमें से नहीं। अब साइबर ठगी भी हो सकती है, राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। जिन लोगों को नाम ले रहा है लोकल के, वो भी बाहर के है। जिन लोगों को नाम ले रहा है जो पकड़ में आया, वो लोकल के या नहीं, वो ये भी बता रहा है कि उसमें कुछ लोग और इन्वॉल्व है, लेकिन उसके पीछे कौन है अभी पुलिस को जांच करती है। राजनीति आपने कहा अच्छी खासी जानता है, वो सब कुछ उसे पता है उत्तराखंड के बारे में, कहीं ना कहीं कोई विधायक इसका शिकार तो नहीं होगी? अब मुझे नहीं लगता
क्योंकि विधायक सामान्यतः बहुत जागरूक होते हैं, विधायक जनता के बीच में रहते हैं, वो ऐसे विषयों को बहुत अच्छी जल्दी समझ जाते हैं। 14 तारीख को पहुंच भी गए थे दिल्ली। अब हो सकता है वो जानकारी के लिए भी और अच्छी जानकारी मिल जाए, इस कारण से नहीं हो।